चलिए जी देखिए स्टार्ट करते हैं। कल क्वेश्चन नंबर 4 दिया था मैंने एज अ होमवर्क ऑफ एक्सरसाइज 1.2 का, and it was show that the relation R in the set Z of integers, यानी R जो है वो Z से Z तक be a relation defined by R is equals to, इसमें वो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ए बी, जिसमें ए और बी दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर्स है, एंड सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी का डिवाइजर 2 होना चाहिए। और शो करना है हमें, टू शो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, करना शुरू करो जरा। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए बोलो कृष्णा, क्या स्टेप लिखेंगे? रिफ्लेक्सिव चेक करना है हमें। कंडीशन में बी की जगह ए लिखो और चेक करो कंडीशन ट्रू हो रही है कि नहीं। लिखो कंडीशन में, कंडीशन ये है 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, इसमें बी की जगह ए लिखेंगे क्योंकि मुझे ए वाला एलिमेंट चेक करना है, आर में बिलोंग करता है या नहीं। तो ए माइनस ए कितना होता है, 0 होता है, और 2 डिवाइड 0, 2 करता है डिवाइड 0 को, तो दिस इंप्लाइज दैट, बिल्कुल सही, यस ये पहले लिखना है कि ए बिलोंग्स टू आर करेगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड के लिए, ये लाइन लिखनी जरूरी है। This implies that R is reflexive. ठीक है, सेकेंड पार्ट सिमेट्रिक। वैष्णवी बोलो जरा, सिमेट्रिक के स्टेप्स बोलो। स्टेप्स बोलो सिमेट्रिक के। वैष्णवी वर्मा है, अच्छा नहीं, ये सिमेट्रिक वगैरह तो तुमने लिखे हुए हैं ना, कल की क्लास देखी भी नहीं है अभी, कल जो मैंने रिकॉर्डिंग डाली थी? नहीं। ओके चलो देखो, सिमेट्रिक में क्या होता है, पहले हम लेकर के चलते हैं कि ए और बी वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है, सपोज वो आर में बिलोंग करता है। ठीक है, अब अगर ये आर में बिलोंग करता है तो इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यानी कि 2 जो है वो डिवाइड करेगा a माइनस बी को। अब अगर 2 a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे 2, सपोज करो a माइनस बी, आपके पास 12 माइनस 2 है, तो 12 माइनस 2 करके क्या आता है, 10 आता है, और 2 डिवाइड करता है 10 को, करता है कि नहीं? तो जब मैं 2 माइनस 12 करूंगी तो माइनस का 10 आएगा, तो माइनस 10 भी तो 2 से डिवाइड होगा, जो ये 2 है कि माइनस 10 को भी डिवाइड करेगा अगर 10 को कर रहा है तो, है ना? तो दिस इंप्लाइज दैट जो है 2 वो b माइनस ए को भी डिवाइड करेगा। अब अगर 2 b माइनस ए को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब b a वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है किसमें बिलोंग कर जाएगा, आर में। अब लेकर के तो चले थे a b बिलोंग्स टू आर, दिखा दिया b a बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब r इज सिमेट्रिक। ठीक है, कंडीशन लेकर के चलते हैं, पहले एक एलिमेंट लेना है कि लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, फिर उसकी कंडीशन लिखनी है, फिर रिवर्स कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है, और फिर हमें रिवर्स एलिमेंट दिखाना है। ठीक है, तो जब ए बी बिलोंग्स टू आर से बी ए बिलोंग्स टू आर आ जाए तो इसका मतलब होता है कि आर जो है वो कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। राइट, वैष्णवी समझ आ गया? हाँ जी आ गया। कृष्णा ट्रांजिटिव के स्टेप्स बोलो, ट्रांजिटिव के स्टेप्स बोलो। A B and B C belongs to R. And B C belongs to R. Yes, implies that. Condition बोलो। B C is नहीं, A B is divisible by 2 and B C is divisible by 2. हाँ, यानी 2 divides A B, A minus B, and also 2 divides B minus C। अब मुझे a माइनस बी और b माइनस सी की मदद से a माइनस सी चेक करना है।
तो a माइनस सी को मैं क्या लिख सकती हूँ एज a माइनस बी प्लस b माइनस सी। अब ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो दिस इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स a माइनस सी भी होगा कि नहीं? और अगर ये डिवाइड होगा तो इसका मतलब ए सी वाला ऑर्डर्ड पेयर भी आर में बिलोंग कर जाएगा। हम लेकर के चले थे ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दिखा दिया ए सी बिलोंग्स टू आर, तो यहां से क्या कंडीशन आ गई? दिस इंप्लाइज दैट आर इज ट्रांजिटिव। तो ना लेट हो गए, ये सारी चीजें पहले एक दिन पहले नहीं पता चलती तेरे को? जब ट्यूशन आने का टाइम होता है तो पता चलती है? ये वही चल रहा है होमवर्क। स्टेप्स देखो, अभी चेक करती हूँ। तो ये आपका ट्रांजिटिव भी हो गया। अब कोई भी रिलेशन अगर आपके पास रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इसका मतलब आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है जी, क्लियर? अब इसके बाद आज शुरू करते हैं। ये तो था हमारा होमवर्क जो कि मैंने दिया था आपको। अब जो मैं आपको एग्जांपल कराने जा रही हूं वो एनसीईआरटी का एग्जांपल है, कई बार आ चुका है पेपर में। ठीक है, दैट इज एग्जांपल नंबर 6 बुक में, एग्जांपल नंबर 6। कुणाल है नहीं आपके पास? चलो लिखो, लेट एल, एल आपको दे रखा है सेट ऑफ ऑल लाइन्स, सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन। किसी भी प्लेन में सभी लाइन्स का जो सेट है वो हमारा एल है। किसी भी प्लेन में कितनी भी, अब वो लाइन्स हो सकता है उनमें से कुछ लाइन्स पैरेलल हो सकता है उनमें से कुछ लाइन्स परपेंडिकुलर हो सकता है उनमें से कुछ लाइन्स आपकी इंटरसेक्टिंग हो, है ना, हो सकता है कोइंसिडेंट हो, कैसी भी हो सकती है, बट एक प्लेन में बहुत सारी लाइन्स हैं, उनका सेट है हमारा एल। और इसमें से हमने जो रिलेशन बनाया आर बी ए रिलेशन विच इज डिफाइंड ऑन एल टू एल, डिफाइंड बाय कि इसमें वो पेयर आएंगे L1 और L2 के इफ एंड ओनली इफ L1 जो है वो पैरेलल हो L2 के। जो पैरेलल लाइंस हैं उनसे जो पेयर बन रहे हैं सिर्फ वही हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स इस रिलेशन R में है। ठीक है, L1 and L2 belongs to R if and only if L1 parallel L2। तो मुझे चेक करना है, check whether R is reflexive, symmetric and transitive। मुझे चेक करना है कि क्या हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होगा या नहीं। सॉल्यूशन देखेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रिफ्लेक्सिव। अब ये देखो, सपोज मैंने एक ही लाइन बनाई L, ये लाइन अपनी खुद के हमेशा पैरेलल होती है। कोई भी लाइन अगर कोइंसिडेंट कर रही है, एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही है, डेफिनेटली वो पैरेलल भी है ना। तो क्या लिखना है कि एज L इज पैरेलल टू L फॉर ऑल L बिलोंग्स टू कैपिटल L के लिए जितनी भी लाइंस हैं L में वो सारी अपने खुद के तो पैरेलल है ही है। तो इसका मतलब हमारे पास जो L, L वाला ऑर्डर्ड पेयर है वो R में बिलोंग कर जाएगा, और अगर R में बिलोंग कर गया तो इसका मतलब R इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव समझ आ गया? नेक्स्ट है फिर सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में क्या है, क्या लेकर के चलेंगे? पहले लेट L1 और L2 जो है सपोज वो बिलोंग कर रहा है R में। अगर ये बिलोंग कर रहा है तो कंडीशन फुलफिल होगी। बोलो कृष्णा, कंडीशन क्या लिखेंगे अगर L1 L2 बिलोंग कर रहा है R में? तू लेट आता है रोज। तो फिर L2 और L1 भी belongs to R। नहीं, L1 L2 और R में है तो कंडीशन क्या होगी? कंडीशन क्या है? कोई भी एलिमेंट L1 R में बिलोंग कब करता है? जब वो दोनों क्या हो? पैरेलल। तो L1 जो है वो L2 के पैरेलल होगी। अब इसी को मैं रिवर्स ऑर्डर में ऐसे लिख सकती हूँ कि L2 पैरेलल L1 लिख सकती हूँ, और अगर L2 पैरेलल L1 है तो इसका मतलब L2, L1 वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है वो किस में बिलोंग कर जाएगा? R में। अब यहां से क्या आ गया? L1 L2 बिलोंग्स टू R लेकर के चले थे, L2 L1 दिखा दिया, यानी कि
This implies that R is symmetric. R is symmetric. Next is ट्रांजिटिव. अब ट्रांजिटिव के लिए दो पेयर्स लेकर के चलेंगे. लेट L1 L2 ये वाला पेयर एंड L2 के साथ L3 ये वाला पेयर. सपोज ये R में बिलोंग करते हैं. इनकी कंडीशन बोलो कृष्णा. L1 L2 और L2 L3 अगर R में बिलोंग कर रहे हैं, L1 is parallel to L2 एंड L2 is parallel to L3. यस. अब जरा यहां से देखना, ये L1 है, ये L2 है और ये L3 है. ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है. तो L1 L3 के भी पैरेलल होगा या नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा. दिस इंप्लाइज दैट L1 जो है वो L3 के भी पैरेलल हुआ. और अगर L1 L3 के पैरेलल है तो L1 L3 वाला जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो R में बिलोंग कर जाएगा. यानी आप लेकर के चले थे L1 L2 और L2 L3 बिलोंग्स टू R और दिखा दिया L1 L3 बिलोंग्स टू R. इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट R इज ट्रांजिटिव. अब अगर फंक्शन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इसका मतलब वो क्या बन जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन. तो दिस इंप्लाइज दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. बोलो समझ आ गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और एक और बात बताऊं, इस पर ना केस स्टडी आई हुई है. इस क्वेश्चन पर बेस्ड केस स्टडी आई हुई है आपके पेपर में. ठीक है, अब आप इसको बाद में लिखोगे लेट आए हो तो. ठीक है, लेट आने का थोड़ा सा जुर्माना भुगत होगा और लिख करके जाओगे यहां से. L1 L3 बिलोंग्स टू. आज आप स्पेक्सिंग डालिए आज. तुम्हें ज्यादा डरावनी लग रही हो ना? नहीं आपकी आंखें खराब हो जाएगी ना, वो तो ये कह रही हूँ. कुछ नहीं होने का. अच्छा, इसी में ना एक और क्वेश्चन भी है. ऑल्सो फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू लाइन y is equals to 2x plus 4. मुझे उन सारी इक्वेशंस का, सारी लाइंस का सेट लिखना है जो इसके पैरेलल हो. इसके पैरेलल हो. अब जरा ध्यान देना, आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि अगर कोई भी लाइंस पैरेलल हो, कि इफ L1 पैरेलल टू L2 है तो इसका मतलब दोनों का जो स्लोप होगा वो कैसा होगा? सेम होगा. ये 11th में पढ़ा था. किस किस को याद था ये? कृष्णा, वैष्णवी, गौरव, याद है? दो लाइंस अगर पैरेलल होती है तो उनका बिल्कुल उनका स्लोप सेम होता है. और लाइन का स्लोप किससे दिया जाता है? किससे दिया जाता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y से. इसी से दिया जाता है स्लोप. तो इस लाइन का स्लोप क्या हुआ? देयरफॉर स्लोप ऑफ y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4 का जो स्लोप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? अगर मैं इसको कंपेयर करूं y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से, तो स्लोप क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, जो x का कोफिशिएंट है. ये आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ना. दिस इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. ये आपने 11th में पढ़ी थी. आई थिंक अब इसको दोबारा से इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है. y इज इक्वल्स टू mx प्लस c में m क्या होता है? स्लोप होता है. और ये भी उसी टाइप की है, तो स्लोप कितना हो गया? 2. तो इसके पैरेलल लाइन जितनी भी होंगी उन सबका स्लोप 2 ही रहेगा. सिर्फ क्या चीज चेंज हो जाएगी? ये चेंज होगा, कांस्टेंट. तो therefore set of all lines parallel to the line y is equals to 2x plus 4 will be given by L such that L की इक्वेशन है L is given by y is equals to 2x plus c, where what is c? C is any constant. और होता क्या है ये C? ये C क्या होता है? Y इंटरसेप्ट होता है. Y एक्सिस को कोई लाइन कहां कट कर रही है? जैसे सपोज करो ये मेरे पास x एक्सिस है, ठीक है, ये आपके पास y एक्सिस है ना. लाइन आपकी ऐसे जा रही है, तो इस लाइन का, ये जो लाइन आपकी y इज इक्वल्स टू अगर mx प्लस c से दी जा रही है तो इसका स्लोप तो हुआ m और c क्या हुई? जो ये वाली लेंथ है, ये जो पार्ट होता है ये c होता है हमारा, है ना. हाँ, तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c
y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 वाली लाइन जो है उसके पैरेलल सारी लाइन इसी तरीके से जाएंगी जिनका स्लोप तो सेम रहेगा बट उनका जो y एक्सिस का इंटरसेप्ट है वो चेंज होता चला जाएगा। लाइक आपकी लाइन किस तरह से हो सकती है, लाइक ऐसे जा सकती है, इसके नीचे की तरफ से ऐसे जा सकती है, नेगेटिव भी हो सकता है ना स्लोप आपका y एक्सिस पे, है ना। तो इस तरीके की सारी लाइंस बनेंगी एंड सो ऑन। गॉट इट। ये क्वेश्चन का आंसर ही अपने आप में 1 मार्क का है। अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर में है तो 2 नंबर तो इसके प्रूविंग के है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, ठीक है। और 1 नंबर का आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है जो कि इसके साथ लग के आता है, ठीक है। नोट कर लो इसको जहां से क्वेश्चन है। द सेट ऑफ ऑल द लाइंस रिलेटेड टू लाइंस y is equals to 2x plus 4। और कुणाल कटिंग्स का पे ध्यान दो, कंप्यूटराइज चेकिंग है, कटिंग्स का बहुत ड्रॉबैक है बेटे, समझो बात को, बहुत ध्यान से काम करने का चलेगा काम। जिस हिसाब से रिजल्ट आया है ना कंप्यूटराइज चेकिंग के बाद, तो आपको बहुत अलर्ट रहना चाहिए सब बच्चों को। कटिंग्स और ओवरराइटिंग्स तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यहीं से है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, क्वेश्चन है ही यहीं तक ना। ये डायग्राम तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ ये लिखना है, डायग्राम नहीं बनाना, ठीक है। अब ऐसा ही ना एक और एग्जांपल है जिसमें ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, जैसे इसमें तो लाइंस आपको पैरेलल दे रखी हैं, अब अगर परपेंडिकुलर दे रखी हो तो कैसे करना है, इस पर बेस्ड है आपका क्वेश्चन। एक्सरसाइज में नहीं दे रखा, मैं लिख पा रही हूँ, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में है वो। लिखना है क्वेश्चन, लिखो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके लिख लो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इफ L be the set of, let L be the set of all the lines in a plane such that, no, not such that, and R be a relation defined on L such that कि R में वो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं L1 L2 जो कि परपेंडिकुलर लाइंस के हैं, यानी इफ L1 परपेंडिकुलर टू L2। इसमें भी आपको चेक करना है, चेक वेदर R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, चेक करना है इसमें भी कि रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा। और ये कई बार ऐसा आ जाता है, शो दैट कि दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव, ये कई बार ऐसे भी आ जा सकता है कि और शो दैट R is only symmetric, neither reflexive
नॉन ट्रांजिटिव। अभी क्यों नहीं होगा? रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? सिमेट्रिक ही क्यों है? इसको जरा पहले कंसेप्ट को समझो। कोई भी लाइन अपने खुद के परपेंडिकुलर कभी नहीं होती। L इज नेवर परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, कभी भी नहीं होती, इसलिए तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब दूसरी बात आती है ट्रांजिटिव क्यों नहीं है। सपोज मेरे पास ये दो लाइन है L1 और L2, और L1 और L2 कैसी है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये L1 है और ये L2 है, यानी कि L1 जो है वो परपेंडिकुलर है L2 के, ठीक है। और L2 जो है सपोज वो परपेंडिकुलर है L3 के, दिस इज L3। L2 जो है वो परपेंडिकुलर है L3 के। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनके बीच के एंगल 90 होंगे, तो उस केस में L1 और L3 जो होंगे वो पैरेलल हो जाएंगे, परपेंडिकुलर नहीं होंगे। समझ रहे हो? तो इसलिए ये ट्रांजिटिविटी है, ठीक है। अब जरा इसके प्रूफ में पहले तो ये डायग्राम में बना लो ताकि तुम लोगों को समझ आ जाए कि किस तरीके से इसको हमें रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि वो हर बार ये नहीं कहेंगे कि प्रूफ दैट इट इज ओनली सिमेट्रिक नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ये चेकिंग के लिए भी आ सकता है। साइड पे बना दो। हाँ, साइड में बना लो, साइड में छोटा सा डायग्राम बना लो, बस आपको समझ आना चाहिए। अब क्वेश्चन लिखेंगे, फर्स्ट हेडिंग। ये डायग्राम सबने बना लिया? अब रिफ्लेक्सिव में आपको कैसे लिखना है, कंडीशन बतानी है मुझे, रीजन बताना है व्हाई इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो क्या लिखेंगे? एज एनी लाइन कांट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, यानी L लाइन कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होगी L के। इसका मतलब L कॉमा L वाला एलिमेंट कभी भी R में बिलोंग नहीं करेगा फॉर ऑल L बिलोंग्स टू कैपिटल L। सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन समझ आ गया कैसे करना है? बिकॉज L नॉट परपेंडिकुलर टू L इंप्लाइज दैट जो L वाला ऑर्डर्ड पेयर है that never belongs to R, वो कभी भी R में बिलोंग करेगा ही नहीं। इसका मतलब R is not reflexive, कभी भी रिफ्लेक्सिव R नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाओ सिमेट्रिक पे। अब सिमेट्रिक मुझे ये पता है, ये देखो, अगर L1 लाइन L2 के परपेंडिकुलर हो तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर हुई, ऑफ कोर्स। तो क्या लिखेंगे? लेट L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R। ये लाइन लिखनी जरूरी है, लेट L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R। इसके बाद इसकी कंडीशन लिखेंगे। इसका मतलब L1 जो है परपेंडिकुलर वो L2 है, जिसको कि आप कन्वर्सली L2 परपेंडिकुलर L1 भी लिख सकते हो, जिससे मेरे पास आ जाएगा L2 कॉमा L1 ये भी R में बिलोंग करेगा। इसका मतलब R कैसा हो गया? सिमेट्रिक, क्योंकि L1 कॉमा L2 लेकर के चले थे और L2 कॉमा L1 हमने दिखा दिया। बोलो जी, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक समझ आया कि नहीं? कृष्णा, वैष्णवी, गुड। कृष्णा वर्मा, यस मैम। ओके, नोट कर लिया बेटे, रिफ्लेक्सिव भी और सिमेट्रिक भी। चलिए, अब ट्रांजिटिव मैंने देख लिया डायग्राम बना के, ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो बस मुझे उसी फॉर्म में इसको लिखना है। ट्रांजिटिव के लिए क्या लिखेंगे? लेट L1 कॉमा L2 एंड L2 कॉमा L3, सपोज ये R में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर ये बिलोंग कर रहे हैं तो कंडीशन क्या होगी? L1 परपेंडिकुलर हो जाएगा L2 के,
और L2 परपेंडिकुलर हो जाएगा L3 के। बट इन दिस केस L1 जो है वो पैरेलल होगा L3 के, दैट इज L1 जो है वो L3 के परपेंडिकुलर नहीं है। और अगर नहीं है तो L1 L3 वाला ऑर्डर्ड पेयर R में बिलोंग नहीं करेगा, राइट? और अगर बिलोंग नहीं करेगा इसका मतलब R इज नॉट ट्रांजिटिव। बोलो जी, समझ आ गया? क्लियर है? आसान लग रहा होगा रिलेशंस, है ना? आज उसमें नहीं आता वर्मा में। उसका पता नहीं पेपर की वजह से नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, वीडियो देख लेगा वो तो समझना होगा। समझना मेरे टाइम पे आप तो वीडियो नहीं, जब तुम्हारा पेपर होगा तो तुम भी छुट्टी करोगे गौरव, ऑफ कोर्स। अभी 2 दिन पहले आप नहीं था मुझे कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। अरे वो तो मैं तेरे को मजाक कर रही थी, डाली भी नहीं थी आपने। नहीं वीडियो में डेली डाल रही हूँ। जिस दिन वीडियो बन रही है, जिस दिन काम नया कराया जा रहा है, वीडियो बन रही है और डाल रहे हैं, डेली डल रही वीडियो। कल मैं भी नहीं आऊंगा। कल कोई भी नहीं आएगा। कल फिर पेपर है परसों। अच्छा परसों पेपर है, इसलिए परसों किस चीज का पेपर है? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ट्रांजिटिव उसके बाद है फिर नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 7। अब एग्जाम्पल नंबर 7 में आपको जो सेट दे रखा है ना, टी दे रखा है, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ट्राइंगल की स्पेलिंग टी से स्टार्ट होती है इसलिए उन्होंने टी दे दिया। लाइन की स्पेलिंग एल से स्टार्ट हो रही थी इसलिए उन्होंने लाइन के सेट को कैपिटल एल रिप्रेजेंट किया हुआ था। एंड आर बी अ रिलेशन defined on T such that R be a relation defined on T such that कि R में वही आपके ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे T1, T2 such that T1 is similar to T2। अब ध्यान देना, यहां तो सिमिलर का साइन दिया, सिमिलर को रिप्रेजेंट करते हैं इस वाले सिमिलर से, यानी कि T1 जो है वो सिमिलर है T2। हो सकता है ये एग्जाम में आपको T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2 भी दे सकते हैं। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में क्या डिफरेंस है? कॉन्ग्रुएंसी में तो एंगल और साइड्स बिल्कुल इक्वल होते हैं, एंगल्स भी इक्वल होते हैं और साइड्स भी इक्वल होती हैं, जबकि सिमिलैरिटी में एंगल्स तो इक्वल होते हैं लेकिन साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। समझ आ रहा है? सिमिलर का मतलब क्या है? एंगल्स आर इक्वल एंड साइड्स प्रोपोर्शनल। और इसमें क्या है? एंगल्स एंड साइड्स बोथ आर इक्वल। ये डिफरेंस होता है कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में। लगी समझ? अब अगर मैं कोई भी दो ट्राइंगल की, क्योंकि मुझे इसको चेक करना है, चेक वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं। तो जब हम इसको चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे देखना है कि हर एक ट्राइंगल अपने खुद के सिमिलर होगा या नहीं। तो सिमिलर के लिए मुझे क्या देखना है? एंगल्स तो इक्वल होने चाहिए और साइड्स कैसी होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल, है ना? अब मान लीजिए कोई ट्राइंगल है जिसका ये एंगल है से A, दिस इज एंगल B एंड दिस इज एंगल C। 3 एंगल हो गए और इनकी साइड्स हैं A, B, C। तो इसके खुद के एंगल्स अपने खुद के ही एंगल्स के तो इक्वल ही हुए। और अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी की बात करूं तो A/1 A इज इक्वल टू B/B इज इक्वल टू C/C 1, प्रोपोर्शनल भी हो गई साइड्स। इसका मतलब हर एक ट्राइंगल जो है अपने खुद के सिमिलर हुआ। तो हम क्या लिखना है कि एज T इज similar to T for all T belongs to, यहां पे T1 ऐसे लिख लेना, ट्राइंगल्स को T1 T2 एंड सेट जो दे रखा है, हाँ कैपिटल T दिया ना, इसको T1 T1 लिख लेना, फॉर ऑल T1 belongs to कैपिटल T के लिए। दिस इंप्लाइज दैट
जो T1 कॉमा T1 वाला ऑर्डर्ड पेयर होगा वो R में बिलोंग कर जाएगा फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू T के लिए। सेट के सारे एलिमेंट्स के लिए उनका जो सेम के साथ सेम वाला ऑर्डर्ड पेयर है वो R में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब R कैसा हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया, राइट? अब सिमेट्रिक में बोलो जरा गौरव, बोल सिमेट्रिक में क्या लाइन लिखूंगी मैं? T1 T2 लेट T1 T2 हाँ T1 is similar to T2 नो T1 T2 बिलोंग्स टू R. R। अब कंडीशन लिखेंगे, बोलो कंडीशन क्या है? T1 is similar to T2 यस T1 इज सिमिलर टू। T2 अब अगर T1 सिमिलर है T2 के तो T2 भी सिमिलर होगा T1 के। आगे अब वही आ जाएगा T1 T2 T2 T1 T2 T1 हाँ T2 T1 बिलोंग्स टू R। R लेकर के चले थे T1 T2 बिलोंग्स टू R, दिखा दिया T2 T1 बिलोंग्स टू R, implies that R is symmetric. yes। वैष्णवी ट्रांजिटिव के स्टेप्स बोलो। Let T1 T2 हम्म and T2 T3 belongs to R आगे implies T1 similar T2 हाँ and T2 similar T3, हाँ which implies that T1 similar T3, यस T1 और T3 भी सिमिलर हो गए, implies that T1 comma T3 belongs to R. यस। अब लेकर के चले थे ये कंडीशन, दिखा दी ये कंडीशन, तो यहां से क्या आ जाएगा? implies that R is transitive, is transitive। और अब ये तीनों है तो इसका मतलब क्या हुआ कि R is an yes equivalence relation। यहां तक समझ आ गया है ना? अब इसके बाद फिर से इसमें एक क्वेश्चन लग करके आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है इसके साथ? इफ साइड्स ऑफ T1 is given as 3, 4, 5, sides of T2 is given as 5, 12, 13, and sides of T3 are 6, 8, 10, then which triangles are related? कितने हैं बेटा में? हाँ, then which of these are related? कौन से दो ट्रायंगल रिलेटेड है? अब रिलेटेड से इनका मतलब है कि कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, क्योंकि आपके रिलेशन में कंडीशन क्या दी हुई है? सिमिलैरिटी की दी हुई है। तो कौन से सिमिलर होंगे? जिनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, जिनकी साइड्स का रेशियो सेम होगा। यस T1 और T3 जो होगा वो सिमिलर होंगे। क्यों? बिकॉज 3/6 is equals to 4/8 is equals to 5/10 है, बाकियों के लिए नहीं है। अगर आप 3/5, 4/12, 5/13 करो, नहीं आ रहे इक्वल। ऐसी 5/6, 12/8, 13/10 ये भी नहीं आ रहे, है ना? तो सिर्फ T1 और T3 जो है वो सिमिलर है, यानी कि वो रिलेटेड है। इसका मतलब T1 एंड T3 आर रिलेटेड। गॉट इट और नॉट? अच्छे से समझ आ गया या नहीं? अब इससे अगले वाला एग्जांपल अगेन पॉलीगॉन का है। अब आप ये मेरे को खुद से करके दिखाओ जरा। एग्जांपल 8 में आपको दे रखा है, लेट कैपिटल A बी द सेट ऑफ ऑल रेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर पॉलीगन्स में रेगुलर वर्ड का क्या मतलब होता है? सेम एंगल, सेम साइड एंड सेम एंगल। जैसे हमारे पास था ना ऊपर कि दो कॉन्ग्रुएंसी,
जैसे होती है कि दो ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब एंगल और साइड सेम हो। ऐसे ही दो पॉलीगॉन्स को रेगुलर हम बोलते हैं, किसी भी पॉलीगॉन को रेगुलर तब बोलते हैं, रेगुलर का मतलब उस एक ही पॉलीगॉन की सारी साइड्स कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे सपोज करो मेरे पास ये है, अगर मैं इसकी साइड्स ये वाली साइड सारी सेम कर दूं, पांचों की पांचों साइड, तो तब हम इसको क्या बोलेंगे, रेगुलर पेंटागन, क्योंकि 5 साइड्स हैं। सो इट इज यस रेगुलर पेंटागन। ट्राइंगल के केस में जो रेगुलर ट्राइंगल होता है उसका क्या नाम होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ कोर्स, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स और तीनों एंगल सेम होते हैं। तो ए बी द सेट ऑफ ऑल रेगुलर पॉलीगॉन्स। अब इसमें ये नहीं है कि इसमें केवल रेगुलर पॉलीगॉन्स बोल रहा है तो केवल यही होगा, इसमें क्या क्या हो सकते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, नहीं रोम्बस नहीं हो सकता, रोम्बस नहीं हो सकता, स्क्वायर हो सकता है, और क्या हो सकता है, रेगुलर पेंटागन हो सकता है, और क्या हो सकता है, हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेप्टागन, रेगुलर ऑक्टागन। तो कई सारे ऐसे हमारे पास पॉलीगॉन्स हैं जिसमें एंगल्स और साइड्स सेम हो। रोम्बस को मैंने मना क्यों किया, रोम्बस क्यों नहीं है, क्योंकि रोम्बस में साइड्स तो सेम है लेकिन एंगल सेम नहीं है ना। चलिए एंड क्वेश्चन लिख रहे हैं कि let A be the set of all regular polygons and R be a relation, defined on A such that कि R में वो हमारे पास पेयर है P1 P2। अब मैंने P1 P2 नाम क्यों दिया, P क्योंकि पॉलीगन की स्पेलिंग P से शुरू हो रही है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है P1 P2 if and only if P1 and P2 have same number of sides। अब जरा इस चीज को समझना, देखो हमने बताया इसमें पॉलीगन्स हैं, पॉलीगन्स मतलब सारे के सारे बहुत, जिसमें 4 साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं, 7 साइड्स हैं, सारे हैं। लाइक मैं अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करूं तो एक तो इक्विलेटरल इतना छोटा सा होगा, एक थोड़ा बड़ा होगा, एक और भी बड़ा हो सकता है। इसी तरीके से हमारे पास स्क्वायर भी डिफरेंट डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, रेगुलर हेक्टागन, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, वो भी कई सारे डिफरेंट डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा। तो जो सेम नंबर ऑफ पॉलीगन्स है ना, लाइक मैं ट्राइंगल्स की बात करूं तो जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं उन सबका आपस में ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा, रेगुलर जितने भी पेंटागन है उन सबका आपस में 2-2 का पेयर बन जाएगा, जितने भी स्क्वायर्स हैं उन सबका 2-2 का पेयर बन जाएगा। तो वो सारे के सारे हमारे पास इस रिलेशन में है। मतलब ऐसे नहीं है रिलेशन में कि एक तो ट्राइंगल आ गया और एक स्क्वायर आ गया, ये पेयर जो है ये बिलोंग नहीं करेगा। कब बिलोंग करेगा, या तो दोनों ट्राइंगल ट्राइंगल हो, या तो दोनों स्क्वायर स्क्वायर हो, या तो दोनों कैसे हो, पेंटागन हो। मतलब सेम शेप होनी चाहिए तभी वो बिलोंग करेगा, अदरवाइज नहीं बिलोंग करेगा। रिलेशन है क्या वो समझ में आ गया कि नहीं अच्छे से, ठीक है। तो ये हमारे पास था रिलेशन। नाउ आपको इस क्वेश्चन में भी चेक करना है, चेक वेदर R इज सेम। अब इसे खुद से करके दिखाओ जरा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, खुद से करके दिखाओ जरा। मैं इसमें अब तुम्हें कुछ भी नहीं बता रही हूं, खुद से करके मुझे जरा स्टेप्स चेक करा दो। NCERT का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। कृष्णा वर्मा एक बात बताओ,
कृष्णा वर्मा, लास्ट में सुन रहा हूँ। क्लास तो नहीं लेफ्ट कर दी? कहाँ चला गया था? यहीं पे था, सो तो नहीं था? अच्छा अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि कल छुट्टी कर दे, कोई दिक्कत तो नहीं? मैम कर दूंगा चलो ठीक है, बस कल छुट्टी रखेंगे। इन सबका पेपर एक्चुअली परसों ना। अगर सुनो कृष्णा, अगर तुम्हें कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, कुछ पिछला समझना हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगी, ठीक है? मैम हाँ बस ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा समझना हो या आपको कुछ पिछला पूछना हो तो आप मुझे बता देना, मैं केवल आपके लिए क्लास का लिंक भेज दूंगी। बाकी मैं कल छुट्टी रखूंगी फिर, ठीक है? हो गया गौरव? क्लियर हूँ। कुणाल, रिफ्लेक्सिव के स्टेप्स बोलो, क्या लिख रहे हो? ये P1, P1 belongs to R. बिल्कुल भी नहीं, कंडीशन से शुरू करते हैं। हमेशा यहां से कंडीशन में P1 और P2 में P2 की जगह P1 लिखना है, फिर चेक करना है कि सेम कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं। तो हम क्या लिखेंगे? एज P1 एंड P1, P2 की जगह भी P1 लिखा, हैव यस सेम नंबर ऑफ साइड्स। इसका मतलब P1 इज P1 कॉमा P1 बिलोंग कर जाएगा R में। दिस इंप्लाइज दैट, और ये किसके लिए होगा? ये फॉर ऑल, ये लाइन लिखनी है फॉर ऑल P1 बिलोंग्स टू A के लिए, क्योंकि A क्या था? सेट ऑफ ऑल रेगुलर पॉलीगन्स था। इसके बाद लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट R इज रिफ्लेक्सिव। ये जितना आसान लग रहा है ना देखने में, उतना है नहीं एक्चुअल में। ये वो टॉपिक है जो सिर्फ समझ में तो आता है, लेकिन जब हम इसको समझाने बैठते हैं ना टीचर को, वो भी लिख के, तो हम कुछ का कुछ लिख जाते हैं। इसका एक पैटर्न है लिखने का, और उस पैटर्न पे ध्यान देना। पहले कंडीशन लिखनी है, फिर एलिमेंट लिखना है रिफ्लेक्सिव में, ठीक है? हर एक में ये पहले कंडीशन आएगी, फिर एलिमेंट आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा रिफ्लेक्सिव और उसका। नहीं नहीं, इसे एमसीक्यूज आएंगे, केस स्टडी आ जाती है। number of sides in P1 equals to number of sides in P1. हाँ लिख सकते हो, लेकिन पर लिखना वो कंडीशन की फॉर्म में ही है। पहले कंडीशन लिख, पहले आप ये नहीं लिख सकते कि लेट P1 बिलोंग्स टू R, वो नहीं लिख सकते हो। पहले आपको सिर्फ कंडीशन लिखनी है। अब आपने जो लाइन लिखी है ना यहाँ पे रिफ्लेक्सिव में कि लेट P1 बिलोंग्स टू R, ये लेट थोड़ी करनी है हमें, ये तो हमें प्रूफ करनी है। तो हमें स्टार्टिंग कहां से करनी है कि एज नंबर ऑफ साइड्स इन P1 इज सेम एज नंबर ऑफ साइड्स इन P1। इसका मतलब P1 बिलोंग कर गया R में, इसका मतलब R हो गया रिफ्लेक्सिव। लेट वाली लाइन पहले नहीं आती, वो सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव में आती है, ठीक है? कुणाल बोलो सिमेट्रिक के स्टेप्स। Let P1, P2 belongs to R. हाँ, P1, P2 बिलोंग्स टू R। Number of sides in P1 equals to number of sides in मैं सिंपल लिखूंगी P1 एंड P2 सेम, जो जिस फॉर्म में दिया है क्वेश्चन मैं उसी फॉर्म में लिखूंगी। यस, हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो अब मुझे इसको उल्टा भी लिखना है कंडीशन को, यानी P2 को पहले और P1 को बाद में, और ये सेम एज इट इज। यहां से क्या आ जाएगा? ना, इसमें फॉर ऑल की जरूरत नहीं है। फॉर ऑल सिर्फ रिफ्लेक्सिव में होता है, क्योंकि ऑल के लिए कंडीशन नहीं है ना, सारे एलिमेंट्स के लिए नहीं होना चाहिए। किसी भी 2 के लिए हो सकता है, 4 के लिए हो सकता है, 3 के लिए हो सकता है। तो दिस इंप्लाइज दैट R इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव का बताओ, ट्रांजिटिव का बताओ। P1, P2, P2, P3 have same number of नो बिलोंग्स टू R, पहले एलिमेंट लेने हैं, अब कंडीशन लिखनी है। implies that P1 and P3 have same number of sides. yes, here same
नंबर ऑफ साइड्स। इसी तरीके से P2 and P3 are same. यस, सेम नंबर ऑफ साइड्स। इससे क्या आ जाएगा? P1 and P4. Yes, P1 and P3 have same number of sides. आगे P2 belongs to implies that is transfer. yes, R is equal to hence R is an equivalence relation. Got it? अब जरा एक्सरसाइज खोलो, एक्सरसाइज का एक दो क्वेश्चन दे रही हूं मैं। मम्मा टाइम वेस्टिंग को क्या? वो ऑलरेडी लेट आया है, जल्दी छुट्टी की बात ना कर। पता है मेरे को, तो यहाँ पे टाइम से आना चाहिए ना फिर तेरे को। तो कौन सा पर अकाउंट पर लगा मैं कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज का। आपको एक सेट ए दे रखा है 1 2 3 4 5 and R be a relation defined on A, यानी R जो है A से A तक एक रिलेशन है डिफाइंड बाय R में वो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं A, P such that A plus B is divisible by 2। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं 5 है ये, क्वेश्चन नंबर 5 है। A plus B is divisible by 2। ठीक है? Show that R is an equivalence relation also write the equivalence class of 0। 0 की इक्विवेलेंस क्लास भी निकालनी है। दैट इज क्या निकालना है आपको? ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में वो 0 लिख देंगे, इसका मतलब होता है 0 की इक्विवेलेंस क्लास, यानी वो एलिमेंट जिन्हें 0 में प्लस करने पर जो नंबर आए वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है? करके दिखाओ जी जरा, ऐसे बोलो, करो स्टेप बोलो। सिमेट्रिकल रिफ्लेक्सिव आएगा। बोलो क्या लिखेंगे? कंडीशन क्या है? यहां से देखो, ऐसे चेक किया करो। B is divisible by 2। बी तो लेना ही नहीं मुझे, बी की जगह ए लेना है। A is ए divisible प्लस by ए है क्या? divisible by R। ए प्लस ए करने पे क्या आएगा? 2A। 2a। अब 2a आ रहा है, इसमें ये 2 आ रहा है, इसलिए is divisible by 2 हुआ। is divisible by 2 हुआ कि नहीं? तो A हो गया। This implies that A, A R belongs to R। इसका मतलब R is symmetric। हाँ? R is reflexive। Yes। सिमेट्रिक के स्टेप्स बोलो। लेट कर ये तुम लिखो, कृष्णा वर्मा बोलेगा सिमेट्रिक के स्टेप्स। कृष्णा सिमेट्रिक के स्टेप्स बोलो। Let A belongs to R. A plus B is divisible by 2। मैम ये तो कर दिया शायद क्वेश्चन। नहीं, ये नहीं किया। A माइनस बी वाला किया था, प्लस वाला नहीं किया था। implies that B minus A is divisible by 2। B प्लस A, B Sorry, B माइनस, plus A, sorry। हाँ, implies that B is, हाँ, R is symmetric। यस। ये तो बेटे मैंने इतने सिंपल क्वेश्चन कराए हैं जो कि ये 3 नंबर वाले हैं। अभी जो हम परसों शुरू करेंगे ना, कल तो क्लास है नहीं, परसों जो शुरू करेंगे वो इसी के 5 नंबर वाले क्वेश्चन कराऊंगी जो कि पेपर में ज्यादा आते हैं। देखो, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आया इस पे, तो केस स्टडी इस चैप्टर की नहीं आएगी। ये होता है जिस चैप्टर से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन दे रहे हैं ना, वो उस चैप्टर से केस स्टडी नहीं देंगे।
और जिस चैप्टर से केस स्टडी आएगी उसका 5 नंबर में क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, बैलेंस बनाना होता है ना उन्हें, तो ज्यादातर इसका क्वेश्चन आता है 5 नंबर में, और इसके बाद चॉइस में आता है फंक्शन वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। और रिलेशन फंक्शंस के कंपैरिजन में ज्यादा आसान है, बाकी अपनी अपनी चॉइस है। देखो, किसी को फंक्शंस इजी लगेगा, किसी को रिलेशन इजी लगेगा, जो ज्यादा इजी लगे वो करना। इसमें स्कोप है, क्योंकि हर बार इसमें इसी में चॉइस आती है, तो स्कोप है, आप अपनी मर्जी से कोई भी एक पार्ट स्किप भी कर सकते हो इसमें। जो 5 मार्क्स वाला 5 बार 4 वाला आएगा ना फिर तो। नहीं, 4 की आती है तो फिर उसमें साथ में एमसीक्यूज में क्वेश्चन बढ़ा देंगे ना, एमसीक्यू में दे देंगे, या हो सकता है कि एमसीक्यू में ना दे करके एक केस स्टडी दे दें और एक आपको 2 नंबर का क्वेश्चन दे दें, ऐसा भी हो सकता है कई बार, ठीक है ना। तो आर इज सिमेट्रिक। वैष्णवी, ट्रांजिटिव के स्टेप बोलो। Let A, B and B, C belongs to R. Implies that A plus B is divisible by 2 and A plus B and B plus C divisible by 2 implies that आप क्या लिखोगे? A plus C is divisible by 2. नो, A प्लस C को पहले A प्लस B माइनस B प्लस C लिखना है ना, दोनों को प्लस करना। A प्लस B और प्लस B प्लस C अगर आप कर दो, नहीं, इन दोनों से A प्लस C लाना है हमें, A प्लस C। मैम सर वैसे कर सकते हैं a प्लस b माइनस b प्लस c, तो फिर b कट जाएगा। B तो कट जाएगा, लेकिन C माइनस का आ जाएगा ना उसमें, हमें A प्लस C लाना है, उसमें C माइनस का आ जाएगा। A प्लस B इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। A प्लस C लाने के लिए आपने, अच्छा एक काम करते हैं, बाई वेट, अगर A प्लस बी डिविजिबल बाई 2 है, इसका मतलब आप A प्लस बी को क्या लिख सकते हो? 2k लिख सकते हो। तो यहां से आपने निकाल लेनी है A की वैल्यू, वो आ जाएगी 2k माइनस बी। इसी तरीके से B प्लस सी को आप 2 से डिविजिबल है, तो B प्लस सी को आप क्या लिख सकते हो? 2m लिख सकते हो उसे। तो यहां से निकालनी वैल्यू C की वैल्यू आ जाएगी 2m माइनस बी। अब आपने A प्लस सी किया, अब आपने क्या किया? A प्लस सी। तो A प्लस सी जब आप रखोगे तो कितना आएगा? 2k माइनस बी प्लस 2m माइनस बी, ठीक है। तो अब ये 2k प्लस 2m हो गया और माइनस के ही 2b हो गया, b माइनस बी, और 2 इसमें से ले लिया हमने कॉमन, ब्रैकेट में बचा k प्लस n माइनस बी, है ना। अब जब किसी भी नंबर को आप 2 इंटू की फॉर्म में लिख रहे हो, इसका मतलब क्या आ गया कि A प्लस सी इज डिविजिबल बाय 2। गॉट इट? ये हाँ, क्या कर सकते हैं दिखाओ। नहीं, क्या लिखा है? A लेट A B and B C belongs to R, तो A प्लस B and B प्लस C डिविजिबल बाय 2। एक मिनट, तुमने B को माइनस किया और B को प्लस किया, यहां तक तो ठीक है। उसके बाद जब माइनस कॉमन लिया तो ये अंदर ब्रैकेट में माइनस नहीं आ जाएगा, इसलिए नहीं कर सकते इसको। पहले मैं यही तो कर रही थी, इसीलिए तो कट किया था। इसका ना ये पार्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लिख लो, और इसका स्पेशली ट्रांजिटिव वाला पार्ट जब भी टेस्ट की तैयारी करोगे, ये मैं टेस्ट में जरूर दूंगी। ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने मैं मार्क लगा रही हूँ, पहले बता रही हूँ, मैं प्लस वाला क्वेश्चन में जरूर दूंगी। सीबीएसई में 2021 में आया हुआ है, ये लिख लेना। इस पे 2021 में आया हुआ है, तो आपके प्री बोर्ड में आराम से रिपीट कर सकते हैं। ये इस बार 2 पीरियड होंगे ना क्लास में? हु सेड 2 नहीं होते? हर साल 2 होते हैं, एक दिसंबर में होगा, एक तुम्हारा होगा जनवरी में। हाँ, जनवरी एंड में नहीं हुए थे हमारे, 2 नहीं हुए थे 10th में। ना 10th में एक ही होता है, 12th में तो लेते हैं। मैंने तुम्हें बताया ना, स्कूल में उन्होंने सिर्फ नवंबर तक पढ़ाना है तुम्हें, नवंबर तक जितना करा दिया। उसके बाद जो झड़ी लगेगी, ये प्री बोर्ड, वो प्री बोर्ड, ये प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल, ये फाइलें बनाओ, वो फाइलें बनाओ। भाई सब बिल्कुल टाइम नहीं मिलता पढ़ने का। तुम्हारे पास अभी दिसंबर तक का टाइम है, बस जितनी मेहनत करनी है अब कर लो, उसके बाद तुम्हें बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। फिर तुम घबरा जाओगे, इतना पैनिक हो जाओगे फिर।
कृष्णा वर्मा, ये समझ आ गया बेटा इसका ट्रांसिटिव वाला पार्ट? वैष्णवी यस मैम। अच्छे से बता दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा ना आपका सीबीएसई में 2025 में आया था। मैंने आपको कराया था ना जिसमें था कि एक्स स्क्वायर इज, ये एग्जाम्पल नंबर 5 कराया था। एग्जाम्पल 5 पे 2025 लिखा था आपने? एग्जाम्पल 5 पे चेक करो अपने अपने रजिस्टर में 2025 लिखा है कि नहीं। कुणाल एग्जाम्पल 5 चेक करो। मैं एग्जाम्पल 5 भी जरूर दूंगी और ये वाला क्वेश्चन भी जरूर दूंगी, मैं आप भी बता रही हूँ टेस्ट में। और जैसे ही तुम्हारा यूटी खत्म हो जाएगा उसके बाद तुम्हारा, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन प्लस वाला। ओके, तो दिस इंप्लाइज दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, कि ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अब उन्होंने कहा कि इसके साथ जीरो की इक्विवेलेंस क्लास भी बताओ। अब कंडीशन ये है कि a प्लस बी इज डिविजिबल बाय 2 है, तो a को मैंने फिक्स कर दिया 0, तो 0 प्लस b जो है वो डिविजिबल बाय 2 कब कब हो सकता है? तो हमारे पास जो इक्विवेलेंस क्लास होगी उसमें वो सारे के सारे b होंगे जिनके लिए 0 प्लस b इज कैसा हो? डिविजिबल बाय 2 हो। कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे जो हम इसमें रख सकते हैं जिन्हें 0 में प्लस करने पर? एक तो इटसेल्फ 2 ही आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6, ये पूरा का पूरा 2 का टेबल आता रहेगा अप टू इंफिनिटी, क्योंकि सारे के सारे कितने हैं? इंटीजर्स हैं, है कि नहीं? और केवल ये प्लस वाले नहीं होंगे, ये प्लस माइनस दोनों होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि r जो दिया था वो z से z तक रिलेशन दे रखा है ये, तो सारे इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव भी होंगे नेगेटिव भी। अब पेपर में अगर बच्चों ने सिर्फ प्लस प्लस वाला लिख दिया, माइनस वाला नहीं लिखा, आधा नंबर साफ है, क्योंकि ये इतना पार्ट जो है ना, ये यहां से यहां तक, ये 1 मार्क का आना है। तो आपको ये चेक करना है कि r जो रिलेशन है वो कौन से सेट से कौन से सेट तक है। इंटीजर्स वाला सेट है, पॉजिटिव भी होंगे नेगेटिव भी होंगे, तो हमारे प्लस वाले एलिमेंट्स भी आएंगे और माइनस वाले भी आएंगे, क्योंकि जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो भी हमारे पास 2 से डिविजिबल होते हैं। कृष्णा, ये बात समझ आ रही है कि नहीं? प्लस माइनस दोनों ले रहे हैं। यस। चलो, अब इसके बाद ना आज का भी सिर्फ एक होमवर्क दे रही हूं मैं तुम्हें, एक क्यों 2 दूंगी। आपको जो आज का होमवर्क करना है अभी सुन लो। आपने क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चंस करने हैं एक्सरसाइज के। मैं ग्रुप में डाल रही हूँ ये वाली एक्सरसाइज, जिसमें से 2-3 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी करा चुके हैं, तो जो मैं करवा चुकी हूँ उनको छोड़ देना और सिर्फ आपने क्वेश्चन नंबर 10 तक का काम करना है। ठीक है जी? सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये लिख लिया सबने?